नमस्कार मित्रों, मैं लालराम दिनकर आपके अपने YouTube चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने जो है पहले पिछले टाइम में मैंने जो है संस्कृत की वर्णमाला को पढ़ाया था, अर्थात पार्ट 1 को पढ़ाया था। अब जो है पार्ट 2 को पढ़ाएंगे संस्कृत की वर्णमाला में। आप देखेंगे आप, जैसे मैंने कल बताया था कि संस्कृत शब्द किससे बना है। तो संस्कृत शब्द सम प्लस संस्कृत क्री धातु और प्लस कित प्रत्यय से मिलकर के बना है। क्लियर है? अच्छा, भाषा शब्द किससे बना है? तो भाषा बना है संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। तो कहने का मतलब है शिक्षा मतलब भाषा ही एक ऐसा माध्यम होती है जो एक व्यक्ति के भाव या विचार दूसरे व्यक्ति के भाव या विचारों को समझ सकें, पढ़ सकें, उन तक पहुंचा सकें। यानी भावों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। क्लियर? अब बात आती है वर्ण की। तो वर्ण मैंने कल बताया था कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके कोई टुकड़े ना किए जाएं, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और इन्हीं वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्ण में मैंने जो है कल नहीं बता पाया था कि वर्ण का वर्ण विच्छेदन आप देखें। जैसे शब्द का वर्ण विच्छेदन कीजिए, कैसे बनता है। जैसे मान के चलो मैंने बताया था कि का, खा, गा और इस पर हलंत लग गया यदि, तो समझ लीजिए कि इसमें से कोई स्वर नहीं है, यानी ये जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और इसके कोई खंडन यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण विच्छेदन में देखें आप, जैसे कोई एक शब्द ले लेते हैं आप, जैसे वर्ण विच्छेदन का, जैसे इसके बाद उसके कोई टुकड़े नहीं होंगे। जैसे माना कि अपने गम धातु में पढ़ा, या पठ धातु में पठती, पढ़ता, पठंती, पठसी, पढ़ता, पठामी, पठा, पठाम, या पठामी, पठावाह, पठामह। क्लियर है? अच्छा, जैसे मान के चलो अपने जो है लट लगा वर्तमान काल का हो गया, लट लगा भविष्य काल का पढ़ा। पठस्यति, पठस्यता, पठस्यन्ति, पठिष्यसि, पठस्यता, पठस्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावाह, पठिष्यामः। तो कहने का मतलब ये है कि मान के चलो अपन कोई भी एक शब्द ले लेते हैं। जैसे मान के चलो ले लिया पठंती, पठंती, पठंती शब्द ले लिया। अब इसका वर्ण विच्छेदन करना है। कैसे करेंगे? वर्ण विच्छेदन करें आप। पा हलंत प्लस छोटा प्लस इसके बाद ठा, ठा हलंत प्लस पठंती, पठंती तो छोटा आ जाएगा, प्लस पठंती। अब ना, तो ना में हलंत आ जाएगा क्योंकि आधा ना है। पठंती प्लस ता और इस पे हलंत प्लस छोटी ई बराबर बनेगा आपका पठंती। क्लियर है? जैसे हमें लिखना है कि गमिष्यति, कठिन शब्द लिखेंगे आप। जैसे गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यति का वर्ण विच्छेदन करेंगे आप। जैसे करें आप, जैसे गमिष्यति में गा हलंत प्लस आ प्लस माँ हलंत प्लस छोटी ई प्लस गमिष्यति। अब जो है पा का आधा सा हलंत लगा दिया तो आधा बन गया। गमिष्यति प्लस या प्लस छोटा आ प्लस गमिष्यति, ता पे छोटी की मात्रा, तो ता हलंत प्लस छोटी ई बराबर क्या बना? इतने सारे वर्णों से मिलकर के ये शब्द बना है। तो वह कहने का मतलब है वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके कोई टुकड़े ना हो। जैसे छोटी से छोटी ध्वनि, अब गा का कोई टुकड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। इसका कोई माँ का टुकड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। इसमें से ई निकल गई, इस गा में से आ निकल गया, इस या में से आ निकल गया, इस ता में से छोटी निकल गई। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे इसमें निकला, तो कहने का मतलब ये है कि इसके कोई अब टुकड़े नहीं होंगे, ये हो चुके। तो ये विभिन्न वर्णों से मिलकर के क्या बनता है? शब्द बनता है। ये मैंने बताया नहीं था। ऐसा होता है वर्ण विच्छेदन। क्लियर बात समझ में आ गई? अब चलते हैं वर्णमाला की ओर। तो वर्णमाला में मैंने बता ही दिए थे कि संस्कृत वर्णमाला में 50 वर्ण होते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं वर्ण के भेदों की ओर। वर्ण भेद में मैंने आपको बता ही दिया था कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर के मैंने प्रकार को बताया था, स्वर के प्रकार को बताया था। जैसे नंबर 1 क्या बताया था?
ह्रस्व या लघु स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। मैंने विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या कर दी थी। इसके बाद आते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन की ओर मैंने व्यंजन का बताया था, इसमें लिखा है देखो, स्वरों का वर्गीकरण ये हो गया था। अब है व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन का वर्गीकरण मैंने बताया था कि किस आधार पर होता है। स्पष्ट व्यंजन को मैंने भली भांति बता दिया था। का वर्ग कंठ के अंतर्गत, कचट तप चा वर्ग तालु के अंतर्गत, टा मूर्धा के अंतर्गत, टा वर्ग मूर्धा के अंतर्गत, कचट तप ता से ता वर्ग किसके अंतर्गत, दंत के अंतर्गत, कचट तप पा वर्ग ओष्ठ के अंतर्गत आता है। क्लियर है, उच्चारण स्थान उनके बता दिए मैंने। अब बात आती है अपनी कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में मैंने बताया था कल, अंतस्थ व्यंजन होता है कि जैसे या, यति, रा, ला और वा बताया था ना। तो ये देखें आप किसके अंतर्गत हैं। जैसे बताया था या, रा, ला और वा, ये बताया था, ये अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। क्लियर है। और ये किस उसके अंतर्गत आते हैं, किस माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने बताया था आई उण री लिरक ए ओंग आई ओच हाय बरट। तो अब देखना आप, आई उण री लिरक ए ओंग आई ओच हाय बरट। तो 5 में से देखें आप, हाय वरट टाप हलंत हाय बरट, ये 5वां वर्ण है, ध्यान देना। इनकी संख्या तो 4 होती ही है, ये तो पता ही है, हाय बरट। और फिर इसके बाद 6वां क्या है, लड़। क्या है 6वां, क्या है सूत्र, लड़ है। अब देखो, हाय में से आपको हा को हटाना है। तो याति रारसी लाल, या वा और रा और ला, ठीक है, 4 वर्ण हो गए, ये अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। और यदि इसका प्रत्याहार निकाला जाए तो किसके अंतर्गत, यण प्रत्यय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, यण की, किसके, यण प्रत्याहार के अंतर्गत ये आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ वर्ण। इसके बाद आती है बात ऊष्म वर्ण की। ऊष्म वर्ण मैंने बताए थे 4, शा, शा, शा और हा, यही बताया था ना। तो इन सब पे आप ये सोचें कि जो है इन सब पे हलंत रहता है, मैंने बताया था। ठीक, यदि हलंत ना हो तो इसमें छोटा आ की ध्वनि छिपी रहती है, स्वर छिपा रहता है। क्लियर है। अब बात आती है कि ये जो अक्षर हैं ये किससे बनते हैं, तो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो है 14 सूत्र हैं, तो सस सर 13वां और हल। तो 13वां है क्या, सस सर। जैसे आई उण री लग ए ओंग आई औच हाय बरट लण, यमंगड़नम झबई। फिर इसके बाद घट 10, 9 हो गए, जब घट 10, खप छठ थचट तो कपय 12 हो गए। फिर 13 सस सर और 14 है हल। तो सस सर 13वां है, सस सर स श र। अब देखो इस पे हलंत है, तो हलंत वाला वर्ण नहीं लेना है। क्लियर है। तो हलंत वाला वर्ण नहीं लेना है। तो अब देखें सस 3 ऊँचा हो गए और हल, हल में ला पे हलंत है। तो इन तीनों सा को लेना है और इस हा को लेना है। तो ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं या आ गए हैं, सावला शल। किसके अंतर्गत, सावला शल, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इन्हें कहते क्या है, ऊष्म वर्ण। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद आती है बात कि अपने जो है हम बाद में बताएंगे कि कैसे 50 वर्ण होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है देखें आगे, व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया है। संयुक्त व्यंजन में मैंने बता ही दिए थे। संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला एक से ही होते हैं। जैसे मैंने बताया था, छा छत्री का, त्रा त्रिशूल का और ज्ञानी का। ठीक है, ये किससे बनते हैं, मिलकर बनते हैं। का हलंत प्लस शा, हलंत प्लस छोटा आ बराबर क्या बना, छा। ता में ता, हलंत प्लस रा, हलंत प्लस छोटा आ बराबर क्या बना, त्रा। ज्ञा में जा जहाज का, जा हलंत प्लस इया, हलंत प्लस छोटा आ, जिया। तो अब देखो क्या बना, ज्ञा है, जिया लेकिन बनता ज्ञा, पढ़ते इसको ज्ञा पढ़ते हैं सही, जबकि सही नाम है जिया, जा से बना है। क्लियर है। तो ये कौन से अक्षर हो गए, संयुक्त वर्ण हो गए। क्लियर है। और सा धनरा बराबर सिरा,
ये तो मैंने बता ही दिया था। अब बात आती है कि हमको देखना है व्यंजनों का वर्गीकरण तो हो ही गया, अब चलते हैं अयोगवार की ओर। तो अयोगवार मैंने हिंदी में कितने बताए थे? अयोगवार हिंदी में अयोगवार वर्णों की संख्या होती है हिंदी में 2। कौन कौन से? अंग और आहा। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। क्लियर है? ये अयोगवार। लेकिन संस्कृत में अयोगवार वर्णों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? तो देखें आप, नंबर 1, एक तो हो गया आपका अंग यानी अनुस्वार, अनुस्वार। दूसरा हो गया आपका विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग। और तीसरा हो गया आपका जिह्वा, जिह्वा मूल्य। क्या हो गया? जिह्वा मूल्य। तो जिह्वा मूल्य की लिखेंगे आप जिह्वा यानी हा में वा, जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य या जिह्वा मूल। क्लियर है? जिह्वा मूल्य। उपदमानीय। अब चौथा क्या है? उपदमानीय। यानी कहने का मतलब है ये 4 अयोगवार वर्ण होते हैं। अब देखो आप, कैसा अनुस्वार? मुझे पता तो है ही नहीं, ये तो मैंने किताब में पढ़ा कि अनुस्वार होता है, अंग को अनुस्वार कहते हैं, आह को विसर्ग कहते हैं। लेकिन कैसा अनुस्वार? हम कैसे माने कि अनुस्वार है? तो देखें आप, यदि मान के चलो किसी भी, जैसे अनुस्वार है, अनुस्वार माने ये हो गया ना, ये बिंदी हो गई। तो अनुस्वार का देखें आप, अंग की एक बिंदी होती है, अनुस्वार में देखें आप अयोगवार वर्ण के, तो किसी भी स्वर के बाद, यानी किसी भी स्वर के बाद, किसी भी स्वर के बाद क्या होता है? किसी भी स्वर के बाद आने वाले ना अथवा माँ, किसी भी स्वर के बाद आने वाले ना अथवा माँ, अथवा क्या? माँ। किस में बदल जाते हैं? ये अनुस्वार में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? अनुस्वार में। अनुस्वार माने अंग की बिंदी में बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? जैसे, जैसे किताब नहीं बताती, कैसे बदल जाते हैं। जैसे मान के चलो हमें लिखना है कि जो है कैसे अनुस्वार में बदले हैं। जैसे मान के चलो उदाहरण के रूप में कुछ भी सोच लो आप, जैसे गिरहम लिखा, मान के चलो ये लिखा गिरहम लिखा, माँ पहलंत है, गिरहम लिखा। अब हमें चूंकि ये माँ लिखा है, क्लियर है? मैं अनुस्वार का भेद बता रहा हूँ। मैं अनुस्वार के किस हिसाब से इसको अनुस्वार में परिवर्तित करते हैं, किस किस वर्ण को? ना को और माँ को। क्लियर है? अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान देना। गृहम लिखा, अब माँ को अनुस्वार में परिवर्तित करना है, तो अनुस्वार में परिवर्तित करेंगे तो ये हम ऐसा ग्रह लिख के वहाँ पे बिंदी रख देंगे। तो ये गृहम लिखा और ये क्या लिखा? ये भी तो भैया मेरे गृहम लिखा नहीं लिखा? तो गृहम ये लिखा, यानी माँ लोप हो गया, लेकिन अनुस्वार के रूप में लिख दिया मैंने, तो इसको भी माँ पढ़ेंगे। उच्चारण तो माँ का ही होगा, तो अनुस्वार हो गया। अब बात आती है कि ना कैसे होगा। जैसे ये लिखा अंत, क्या लिखा? अंत लिखा। अब देखो आप, जैसे ये अंत लिखा, अब अंत का हम ऐसा नहीं लिख सकते, ध्यान दो, अंत लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो ये अंत लिख गया, तो यानी क्या इस ना को ना आधा दिखाई दे रहा और इस पर जब हलंत लगा तो ये भी आधा है। माँ इसमें दिखाई दे रहा, हलंत लगा तो ये भी आधा है। तो कहने का मतलब ये है, इस ना को हम किस में बदलते हैं? अनुस्वार में बदलते हैं। अनुस्वार में बदल दिया कि नहीं? अंत का अंत लिख दिया, यानी ना हटा के और बिंदी रख दी मैंने ऊपर, तो अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। क्लियर है? तो आपका ये अनुस्वार वर्ण यानी अनुस्वार खत्म हो गया। ठीक है, अब आता है विसर्ग। तो विसर्ग में देखें, विसर्ग का प्रयोग भी क्या होता है? विसर्ग का प्रयोग भी किसी स्वर के बाद होता है। किसके बाद होता है? किसी स्वर के बाद। अभी तो अनुस्वार हुआ आपका, अनुस्वार क्लियर हो गया। अब विसर्ग देखें आप, विसर्ग का प्रयोग भी किसी स्वर के बाद होता है। यहाँ एक स्वर के बाद किया था ना, जैसे ग्रह लिखा है, तो हा में क्या छपा? छोटा छपा, तो किसी स्वर के बाद माँ का उच्चारण हुआ, तो अनुस्वार को हो गया, नहीं हो गया? इसी प्रकार विसर्ग का भी होता। अभी समझ में नहीं आई आपकी बात? हमारा मतलब ये है कि भैया मेरे, चाचा मेरे विद्यार्थी, मेरे बच्चों के समान बच्चे, हमारा कहने का मतलब ये है कि सभी वीडियो देखते हैं बड़े बूढ़े, उनको नमन करते हुए हमारा सिर्फ छोटा सा ये कहना है कि आप ये क्यों समझ रहे हो कि मेरी समझ में नहीं आता है, या कौन दिमाग लगाए इतनी गहराई में, ऐसा नहीं है। आप समझो अनुस्वार क्या मतलब? अनुस्वार का मतलब अंग की बिंदी। तो अंग की बिंदी का मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया,
और यदि आपकी समझ में नहीं आया तो किसी ने कहा है, सुनो, कि तुमने सोचा कि मेरी समझ में नहीं आता और कौन पढ़े, जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा होगा देखा जाएगा। अरे भैया, किस्मत पे क्यों टालते हो तुम? किसी ने सच ही कहा है। क्या कहा है? किसी ने कहा है कि शीशे के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता और दुनिया का हर शौक कभी पाला नहीं जाता। शीशे के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता और दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, और मेहनत करने से निकल आती हैं राहें, हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। मेहनत करने से निकल आती हैं राहें माना रास्ताएं, कई रास्ताएं निकल आती हैं। यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो मेहनत करने से निकल आती हैं राहें, हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। तो किस्मत के भरोसे मत रहिए, आप पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ये कहा कि अनुस्वार का प्रयोग क्या होता है, किसी भी स्वर के बाद आने वाले, स्वर के बाद आया, माँ आया यहाँ, किसी भी स्वर के बाद ना आया यहाँ, तो माँ ये है, ये बिंदी में बदल जाता है, अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है, ये ना अनुस्वार में बदल जाता है। मैंने बदल के दिखा दिया, क्लियर बात है। अब विसर्ग की वो देखो, विसर्ग का कैसा बदलता है। अच्छा, विसर्ग का एक और विशेषता है, विसर्ग की विशेषता ये है कि इसका अलग से उच्चारण होता है। अलग से उच्चारण कैसे होता है? जैसे हमने लिखा, जैसे राम लिखा, राम लिख दिया और जी विसर्ग लगा दिया, तो इसका क्या पढ़ेंगे हम? राम, हा का उच्चारण आ रहा, तो इसका पृथक से उच्चारण भी होता है। क्लियर है? इसके पृथक से क्या होता है? उच्चारण होता है। और दूसरी बात एक और है, दूसरी बात क्या है कि विसर्ग रा अथवा शा के, विसर्ग क्या, देखो लिखें, विसर्ग रा हलंत अथवा शा हलंत के स्थान पर क्या होता है? प्रयुक्त होता है। स्थान पर क्या होता है? प्रयोग होता है। स्थान पर होता है या प्रयुक्त होता है? होता है। जैसे अब देखो कैसे, जैसे मान के चलो रात व सा के स्थान पे विसर्ग कैसे आ रहा हो, ये कभी देखा? नहीं देखा। तो देखें, जैसे मान के चलो ये लिखा निर्धन, क्या लिखा? निर्धन। क्या लिखा? निर्धन लिखा। अब हमें ये देखना है कि रा के स्थान पे विसर्ग कैसे आएगा, यही तो देखना ना भाई। किताब में तो विसर्ग का मैंने पढ़ा कि विसर्ग का मतलब है दो बिंदी, लो ये विसर्ग हो गया, यही हुआ ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि विसर्ग का मतलब इसी से नहीं है, ये तो होती हैं, लेकिन विसर्ग कैसे होता है रा के स्थान पर, मुझे ये देखना है। तो देखें आप, निर्धन की आप संधि विच्छेद करेंगे जैसे, तो क्या बनेगा? नेह, अभा आ गया यानी विसर्ग आ गया, और रा हट गया, प्लस धन बराबर क्या बना? निर्धन। तो रा हट गया इसके माँ के नहीं हट गया, तो रा के स्थान पे, इस रेफ के स्थान पे विसर्ग आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर बात समझ में आई नहीं आई? निर्धन। और कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान के चलो अब सा का ले लो। जैसे हमने बताया कि हमने लिखा पुरस्कार, तो पुरस्कार लिखा, जैसे हमने ये लिखा पुरस्कार लिखा, पुरस्कार लिख दिया। अब इस सा का मतलब यही हुआ ना, जैसा हुआ, और इसमें हलंत है तो आधा सा हुआ, तो इसमें आधा ही सा तो है भैया मेरे पुरस्कार में। तो सा के स्थान पे उसका प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग कैसे होता है, यही तो देखना ना। देखें आप, तो इसकी संधि विच्छेद क्या बनेगी? तो इसकी संधि विच्छेद होगी आपकी क्या? ये सा के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग होगा, तो बनेगा इसका पुराह। क्या बनेगा? पुराह। धन क्या बनेगा? अब जब पुराह हो गया, सा के स्थान पर विसर्ग हो गया, तो कार शेष रह गया, तो कार बराबर क्या बना? बराबर पुरस्कार। यानी सा के स्थान पर विसर्ग हुआ नहीं हुआ? क्लियर है? तो विसर्ग का हो गया। अब आते हैं अपन जो है किसकी ओर, अब जो है चलते हैं जीभा मूली की ओर। ठीक है, जीभा मूली मतलब, जीभा मूलीय का मतलब हुआ भैया मेरे कि इसका उच्चारण जीभा मूली होता है। कैसे? यह जीभ का जो पश्च भाग होता है, यानी जीभ का कौन सा भाग? पश्च भाग। जैसे मान के मैंने बताया था कि जो जीभा है अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, तो जीभ का पश्च भाग जो क्या कहलाता है? जीभ का पिछला भाग। जीभ का पिछला भाग क्या कहलाता है? जीभा मूली कहलाता है, यानी जीभ की मूल जड़ यही तो है। क्लियर है? तो जीभा मूली हो गया।
तो जीवा मूली देखें आप, जीवा मूली तीसरे पे, और चौथे पे है उपदमानीय। तो ये देखें आप पहले तो जीवा मूली, जीभा 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 कैसा मान के चलो, ये लिखा जीवा मूली, तो हा और हा में हुआ बड़ा जीवा मूली, मूली, ठीक, यही तो है जीवा मूली। देखें आप अब इसमें कैसे होगा, जैसे मान के चलो ये जो है जीवा मूली देखना है आप, यह विसर्गों का ही रूप है जीवा मूली। किसका है? विसर्गों का। जैसे इसमें आता है का, ठीक, और का आता है, क्या आता है? का आता है, बीच में डिस्टर्ब मत करो बेटा, का आता है जीवा मूली, तो का। अब देखो आप, ये ऐसा देखा आपने, क्लियर है, ऐसे, और जैसे खा, ठीक है, तो ये इसके चिन्ह होते हैं, क्लियर है। तो आप देखो जीवा मूली में यह क्या होता है, यह है, मान के चलो इसकी परिभाषा लिख देते हैं हम, यह विसर्गों का ही रूपांतरण है। किसका है? विसर्गों का ही क्या है? रूपांतरण। किसका? विसर्गों का ही रूपांतरण है, क्लियर है। अब बात आती है कि यदि जब कभी अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है तो का अथवा खा के बाद ऐसा चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, यानी जब कभी अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है तो का के आगे ऐसा चिन्ह और खा के आगे ऐसा चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, क्लियर बात है, इतनी समझ में आ गई बात। अच्छा, और इनका प्रयोग होता कहाँ है? पहली बात तो ये है कि ये अर्ध विसर्ग कैसे, अर्ध विसर्ग देखो आपको बताएं, जैसे हमने ये लिख दिया, माना कि ये लिखा कहा, क्या लिखा? कहा, कहा लिखा ना भैया मेरे, सुनना जरा, कहा लिखा है, तो हमने जो है इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं हम, देखना आप, अर्ध विसर्ग, विसर्ग होता तो ये तो विसर्ग है, जबकि अर्ध विसर्ग होना चाहिए। मान के चलो और बड़ी बिंदी रख देते हैं, ये रख दी मैंने, अब तो समझ में आई, तो विसर्ग की बिंदी हो, विसर्ग के चिन्ह हो गए ये। लेकिन अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग का मतलब समझते हैं कि विसर्ग आधा है, और आधा कैसे होगा, देखना जरा मेरी तरफ, देखो 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 ध्यान से देखो। अब वही चिन्ह आ गया कि नहीं आ गया, मुझे तो ये बताइए, आ गया वही चिन्ह, क्लियर है। तो अर्ध विसर्ग का प्रयोग, तो इनका इन चिन्हों का, इसी प्रकार इसमें देखो ये पूरा बिंदी है, और जब इसको आधा करेंगे तो अर्ध विसर्ग हो गया कि नहीं। तो का और खा के साथ लगाया जाता है, ये मतलब कहाँ पे लगाया जाए, ये वैदिक साहित्य में, जहाँ पर क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग प्रायः वैदिक साहित्य में ही होता है। कहाँ होता है इसका प्रयोग, इन चिन्हों का प्रयोग वैदिक साहित्य में किया जाता है, इसे जीवा मूली कहते हैं, जैसे का और खा, क्लियर है। अब बात आती है उपदमानीय। ये उपदमानीय क्या है, उपदमानीय समझें आप, उपदमानीय क्या, उपदमानीय, उपदमानीय समझ लो, अभी तो ये समझे। उपदमानीय का मतलब है पा और फा, यानी कहने का मतलब ये है कि पा और फा, क्या, पा और फा, यानी ये तो का के आगे लग गए, मतलब अर्ध विसर्ग, खा के आगे लग गया अर्ध विसर्ग, अब पा और फा के आगे लगना है अर्ध विसर्ग। तो देखो ये मैंने लगा दिया अर्ध विसर्ग, इसको काट दिया इस साइड से इस साइड से, तो आधा विसर्ग हो गया कि नहीं हो गया। इसको देखें जी, फा में लगाया अर्ध विसर्ग, इसको काट दिया, अरे भैया मेरे, ये देखो ध्यान देना, ऊँचा ही चिन्ह दिखेंगे वैसे ही के वैसे ही, देखो दिखा रहे अर्ध विसर्ग हुआ कि नहीं। तो अब ये क्या है, विसर्गों का ही तो रूपांतरण है, काय का रूपांतरण है, विसर्ग का ही तो रूपांतरण है भैया मेरे ये। तो अब इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, इनका प्रयोग वैदिक साहित्य में होता है। कहाँ पे होता है, वैदिक साहित्य में इनका प्रयोग होता है, और इनको हम कहते क्या है, वैदिक साहित्य में तो इनका प्रयोग होता है, इनको हम उपदमानीय वर्ण कहते हैं, क्लियर है। तो उपदमानीय समझ में आ गया। अब बात आती है आपकी वर्णों के उच्चारण के स्थान। अब देखिए आप वर्णों के उच्चारण के स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी तो मैं जल्दी इनसे जो है बता ही देता हूँ आपको। वर्णों के उच्चारण स्थान, तो मैंने उच्चारण स्थान बता दिए थे, जैसे मैंने बताया था कि कावर्ग किसके अंतर्गत आता है, कावर्ग आता है आपका, कावर्ग आता है आपका कंठ के अंतर्गत। कावर्ग किसके अंतर्गत आता है, कंठ के अंतर्गत, ठीक। और कचट तप चावर्ग आता है तालु के अंतर्गत,
चा वर्ग किसके अंतर्गत आता है? तालु के अंतर्गत। तो हमारा मतलब ये है कौन किसके अंतर्गत आता है? तो वर्णों का उच्चारण स्थान बताया था मैंने, ये कंठ के अंतर्गत और चा वर्ग तालु के अंतर्गत। उच्चारण ही स्थान तो है, चा वर्ग तालु के अंतर्गत। और फिर इसके बाद मैंने बताया था कचट टा वर्ग मूर्धा के अंतर्गत उच्चारण। तो मैंने यानी जो है स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांट रहा था और 5 वर्गों में बांट के दिया था कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका मैंने उच्चारण स्थान बता दिया था। लेकिन अब मैंने स्पर्श वर्णों को तो बता दिया, स्पर्श व्यंजनों को, लेकिन यदि पूछा जाए कि छोटा बड़ा किस, इसका उच्चारण स्थान क्या है? काखा गागा ऊँगा का तो उच्चारण स्थान मैंने कंठ बता दिया, लेकिन छोटा बड़ा किसके अंतर्गत आते हैं, या छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान क्या है, या छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखो सूत्र है संस्कृत में, एक पहला सूत्र देखें आप। जैसे पहला सूत्र है, मान के चलो ये मैंने लिख दिया था पहले से ऑलरेडी, अकोहि विसर्जनीय नाम कंठा। पहला सूत्र है अकोहि विसर्जनीय नाम कंठा, अ से छोटा बड़ा, तो अकोहि विसर्ज देख इसमें देखें, अकोहि विसर्जनीय नाम कंठा, तो अ से क्या बनेगा? छोटा अथवा बड़ा, छोटा कौमा बड़ा। अकोहि का से बनेगा पूरा कावर्ग कौमा कावर्ग, तो कावर्ग का मतलब क्या होता है? पूरा कावर्ग, का खा गा घा ऊँगा, यानी पूरे 5 वर्ण। कितने वर्ण? यानी पूरे 5 वर्ण बनेंगे, ठीक। तो अकोहि और फिर हा, ठीक, हा वर्ण, अकोहि विसर्जनीय नाम और फिर कौमा विसर्ग, विसर्ग। अब कितने वर्ण हो गए भैया इसमें हो गए 1 2 और 5 जी, 5 और 2 7, 1 8 1 9, 9 वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। उनमें से वर्ग बताए थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग बताया था, तो इनका उच्चारण स्थान बताया था। लेकिन ये कहाँ से आ गए और ये कहाँ से आ गए? तो सूत्र है अकोहि विसर्जनीय नाम कंठा। क्लियर है? दूसरा सूत्र समझे आप, दूसरा सूत्र है इचुई सा नाम तालु है, यानी इचुई सा नाम तालु, ई से ई क्या हो गया? ई छोटी बड़ी 2 हो गई। इचुई सा नाम, चुई का मतलब है चा वर्ग से, चा वर्ग, तो चा वर्ग में कितने वर्ण आऊ? चा छा जा जाएंगे, यानी 5 जी हो गए। क्लियर है? इचुई सा नाम, तो इचुई या, ठीक है। सा नाम, तो सा माने सेठी का सा। क्लियर है? अब देखो कितने वर्ण आ गए इचुई सा नाम में? 1 2 और 5 जैसे 7 8 9, 9 वर्ण इसमें आ गए इचुई सा नाम। और जी किसका क्या है इसका उच्चारण स्थान? तालु है। क्या? इचुई सा नाम तालु है, तो जी उच्चारण स्थान तालु है। क्लियर है बात? इसके बाद आती है तीसरे सूत्र के अंतर्गत, तो इसका तीसरा है ऋटुर साड़ाम मूर्धा। अब देखो आप कैसा ऋटुर साड़ाम? ऋटुर साड़ाम का मतलब है, देखें आप, जैसे हमने जो है जो भी वर्ण बताए उनका वर्ण विच्छेदन भी किया और वर्णों को बताया। अब सूत्रों के माध्यम से थोड़ी ये उच्चारण स्थान और समझ लें आप, थोड़ी सी वीडियो रह गई है और पूरी देख के दम लें। तो ऋटुर साड़ाम का मतलब है रिरी, ठीक, ऋटुर साड़ाम रिरी, और फिर इसके बाद ऋटुर क्या है? ऋटुर साड़ाम, तो रिरी और डबल रिरी, ठीक है, डबल रिरी हो गई, रिरी ऋटुर और टावर्ग हो गया, 2 से टावर्ग हो गया। ऋटुर साड़ाम, नहीं रा है अभी, तो रा हो गया। ऋटुर साड़ाम, तो पा का सा हो गया। क्लियर है ना बात? इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ऋटुर साड़ाम क्या? मूर्धा, क्या? मूर्धा। अब तीसरा सूत्र हो गया ये कि नहीं हो गया? पहला कोई विसर्जनीय नाम कंठा, दूसरा इचुई सा नाम तालु है, तीसरा ऋटुर साड़ाम मूर्धा। ऋटुर साड़ाम रिरी और टावर्ग और रारसी और पाकासा, और ये किसके अंतर्गत है? मूर्धा के अंतर्गत। तो देखें आप 1 2 और 5 जी कितने? हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, टाठा टाठा। क्लियर है ना? तो बात आती है 2 जी 5 जी 7 और 1 8 1 9, 9 मूर्धा के अंतर्गत हो गए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथा सूत्र है लिरी तुलसा नाम, लिरी तुलसा नाम। अब भैया देखो जी लिरी तुलसा नाम क्या है? तो लिरी का मतलब है, अपने जो है संस्कृत के स्वर वर्णों में लिरी पढ़ा, तो लिरी तुलसा नाम, तू का मतलब है ता वर्ग से, कौमा ता वर्ग, और ता वर्ग 5 होत,
तुलसाना और ला लड्डू, तो ठीक है, ला हो गया। तुलसा, शा से शावण हो गया। ली तुलसानाम क्या दंतः, क्या दंतः, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। यानी 1 और 5 जे हो गए, 5 1 6 7 8, इसमें 8 वर्ण आते हैं, किसमें, दंत के अंतर्गत। वर्ग में तो मैंने बता दिया था, पूरा वर्ग तो आता ही आता है, लेकिन 1 2 3 ये आते हैं, इसमें वर्ग तो आते ही 1 2 3 4, क्लियर है। ये मूर्धा में आते हैं, जी दंत में आते, क्लियर है। अब बात आती है अपनी जो उपदमानीय, उपदमानीय नामोष्ठव, उपदमानीय, यानी कहने का मतलब है, उसे मतलब है 5 बाएँ हैं, देखें आप, उसका मतलब है उ छोटा बड़ा, क्लियर है। उपदमानीय, उपदमानीय। अब देखो और पा, और इसके बाद उपदमानीय, पा का मतलब है पूरे पा वर्ग से, पा वर्ग, ठीक है, उपा। अब देखें आप, उ और पा वर्ग, उपदमानीया नामोष्ठव, तो इतने वर्ण किसमें आते हैं, किसमें आते हैं, ओष्ठ में, किसमें, ओष्ठ, क्लियर है। अब इसके बाद आता है अपना हाँ, पूरा पा वर्ग में पूरा आ जाता है, पा मा। इसके बाद आता है अपना यमंगणना नाम नासिका चा, यमंगणना नाम। अब देखें भाई, यमंगणना नाम नासिका चा का मतलब है कि जो नाक के स्वर बोले जाते हैं, अर्थात हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर। पंचम अक्षर कौन होता है भैया, देखें आप, पंचम अक्षर होता है जैसे ऊंगा, क्या, ऊंगा, इया, एड़ा, ना और माँ। ऊंगा, इया, एड़ा, ना और माँ, ये क्या है, ये प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर है ना। तो इसका जो उच्चारण स्थान है, क्या है उच्चारण स्थान, नासिका, एवं गणना नाम नासिका चा, यानी नासिक, अर्थात नासिका। नासिका मतलब नाक के स्वर से बोले जाते हैं ये वर्ण, क्लियर है। इसके बाद आता है अपना ये द्वैतो है, ये द्वैतो है, यानी ये क्या है, कंठ तालु है। ये द्वैतो क्या है, कंठ तालु है। अब देखो आप कैसा कंठ तालु, कंठ तालु का मतलब ये है, ये द्वैतो है, ये द्वैतो का मतलब ये द्वैतो है, इसका मतलब है द्वय का, द्वैतो का मतलब है दो से, यानी इसके अंतर्गत ए आता है, कॉमा अय आता है, क्लियर है। अब ये बनता किससे है, ये बनता है छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए, ठीक, और छोटा आ प्लस ए बराबर बनता आए, क्लियर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब देखो इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण है स्थान है कंठ तालु, क्या, कंठ, क्या, कंठ तालु, कंठ तालु है ना, ध्यान देना आप, कंठ तालु इसका उच्चारण स्थान है, कंठ तालु है। तो देखो आप, जे काय में पढ़ाए थे हमने, कंठाई में तो पढ़ाए थे। अगर हम बड़ा प्लस ए लिखते हैं तब भी आय बनेगा कि नहीं बनेगा, मान के जो मैंने लिख दिया बड़ा प्लस ए तब भी आय बनेगा। तो जे किस में है, कंठ, सो हो गया कंठ। और ये हमने जो बताया आपको कि छोटी ई, तो छोटी काय में आती है, ईचुई सा नाम तालु है। देखो ध्यान दो इससे, ईचुई सा नाम तालु है तालु है, तो ये किस में आती है, तालु में। तो कहने का मतलब है कंठ तालु से मिलके इनका उच्चारण स्थान ए आय है, और इसमें कंठ तालु में दो वर्ण आते हैं, ए और आई, क्लियर, समझ में आ गया। अब बात आती है आपकी अगले सूत्र की ओर चलते हैं। ओ द्वाओ तो है, ओ ध्यान देना, ओ द्वाओ, द्वाओ तो है। अब देखो भाई, ओ द्वाओ तो का मतलब है कौन कौन से वर्ण, यानी ओ और आओ, कौन कौन, ओ और आओ। अब देखो भाई, अब इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओ और आओ। देखो ओ द्वाओ तो है, कंठोष्ठम, कंठोष्ठम मतलब कंठोष्ठ, कंठोष्ठ यानी कंठ प्लस ओष्ठ। अब देखो कंठ प्लस ओष्ठ कैसे,
जैसे छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनता, ओ बनता भैया मेरे। और अगर हम इसमें लिख दें का कि छोटा आ प्लस ऊ, तो क्या बनेगा, आओ बन जाएगा। ये मैंने संयुक्त स्वर में बताए, ए है वो आओ संयुक्त स्वर हैं, किससे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये मैंने सभी पढ़ाया है वर्णमाला में, ध्यान देना आप। अब इसका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ देखें आप, ये तो हो गया कंठ प्लस, तो प्लस लग गया, ओष्ठ, तो ओष्ठ का मतलब है आपके ओंठों से, और ओष्ठ कंठ प्लस ओष्ठ। अब देखें आप, हमने जो है कंठोष्ठम यानी ओष्ठ में देखें आप, जैसे ये लिखा उपू पद्मानी या मानो नामोष्ठ लिखा ना, तो उ यानी छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा ये काय में बना, ओष्ठ में आते हैं, ओष्ठ में आपके पावर्ग आता है, और छोटे बड़े आते हैं, आते नहीं आते हैं, बताया था मैंने। तो कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठोष्ठ, तो ओ और आओ किस में आते हैं, कंठोष्ठ उच्चारण स्थान, ओ आओ का क्या है, कंठोष्ठ। अब बात आती है अपनी के वकारस्य दंतोष्ठम, क्या वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम या दंतोष्ठ। अब देखो इसमें आता है अकेला एक ही वर्ण उआ, तो वह बताया था मैंने। ऊ का क्या हो जाता है, ऊ प्लस आ, क्या ऊ, क्या ऊ प्लस आ बराबर हुआ, ऊ का वाह होता है कि नहीं होता है, ऊ का क्या होता है, मैंने संधि पढ़ाई थी तब बताया था। और जो है जब यानी हलंत वाला, और जब ये आ प्लस होता है इसमें तब बनता है पूरा वाह, बताया था मैंने। ऊ का वाह, ई का या, री का रा, यण संधि बताया था, ई का या बताया था ना, यण संधि के अंतर्गत, यण संधि में देख लेना आप। तो इसका है वकारस, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका जीवा मूली, मैंने बता ही दिया कि जीवा मूली जो अगला है जीवा मूली, कि जीवा मूल का मतलब है का, और का के आगे अर्ध विसर्ग, और अर्ध विसर्ग होगा यानी इन विसर्गों को यदि हम पूरा कर दें तो लो ये पूरे हो गए पूरे, अर्ध विसर्ग करें तो अर्ध विसर्ग हो गए, तो अर्ध विसर्ग का चिन्ह का और खा में कर दिया जाता है। ये जीवा मूली है, यानी जीवा मूली का मतलब है जीव का लास्ट यानी छोड़ का मूल भाग, पिछला भाग, जीव का कौन सा भाग, पिछला भाग जीव का, इनका उच्चारण स्थान क्या है, जीवा मूल है। क्लियर है, बताओ क्या समझ में नहीं आई, यानी जीव का मूल स्थान जहाँ से जीव निकली है, तो वो जो है उसके आधार पर जीवा मूली होते हैं। और इनका प्रयोग, इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ पे होता है, वैदिक साहित्य में किया जाता है, वो मैं विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। क्लियर है। अब बात वही है कि यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। यदि नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप कम से कम ज्ञान तो ले लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे चाहो आप तो कम से कम मेरे 1000 तो जो है रिश्तेदार हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, और कम से कम 10,000 फ्रेंड होंगे, 1000 की समझ लो, एक आदमी के 10 हैं तो 10,000 वैसे ही 1000 की। तो कहने का मतलब है आप चाहें तो मुझे बढ़ा सकते हैं, चाहें तो मुझे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारा तो वही उद्देश्य है। वीडियो अभी बंद मत करना, एक बात सुन लेना, किसी ने कहा है, क्या कहा है, लास्ट लाइन सुनो। अपना एक उद्देश्य है, कबीरदास जी कह गए हैं, क्या कह गए हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो पृथ्वी पर जैसे ही गिरता है तो रोता है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मतलब कहाँ आ गए। और जिसके यहाँ जन्म लिया है वो लोग हंसते हैं, पटाखे घालते हैं, गोला घालते हैं, बंदूकें घालते हैं, धूम मचाते हैं, बाजे बजाते हैं, नचते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। और वो रोता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। कब्र जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रो, यानी सब लोग हंस रहे हो, वो रो। वो ऐसी करनी करते लेकिन हम हंसे जग रोए। अर्थात अपने जीवन काल में ऐसा काम करो कि हम हंसे, अर्थात वो तो चला गया लेकिन उसके लिए इंसान 2 आंसू बहाए, अरे रे रे बहुत अच्छा था वो व्यक्ति, 2 आंसू बहाए उसके लिए। ऐसा ना कि साला वो तो ठीक मर गया, गाली दे और ना हंसे हो ना। तो इसीलिए हमारा यही उद्देश्य है कि हम हंसे जग रोए। कहने का मतलब हमारे लिए कोई 2 आंसू बहा सके, ठीक है। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।